गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 13, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका। महात्मा गांधी ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व में किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने अपने कार्यों से, अपने आंदोलनों से, अपने सत्य अहिंसा के बल पर सारे विश्व के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज कई लोग, भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो कई देश ऐसे हैं जहां लोग जाते हैं और वहां पूछते हैं कि आप किस देश से आए हो। ये लोग भारत बोलते हैं तो गांधी के देश से आए हो, इस तरह का वर्षन होता है। यानी महात्मा गांधी को अगर एक तरह से बोला जाए तो वो भारत के नहीं थे, पूरे विश्व के थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ऐसा इंसान जिसने भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। हालांकि उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी दिलवाई, परंतु उन्होंने जो अपना कार्य किया, अपनी पहचान बनाई, उससे पूरे भारत को एक पहचान मिली जो पूरे विश्व में आज हमें पहचान दिलाती है। आज हम लोग उन्हीं महात्मा गांधी, उसी महापुरुष के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो कई तरह के थ्योरियाँ चलती हैं, उनके ऊपर में दर्जनों किताबें लिखी गई हैं। एक कोर्स बना दिया गया, गांधीयन स्टडी। आपको गांधी के बारे में समझना है तो गांधीयन स्टडी का कोर्स करिए। एक डिग्री की मिलने लगी, भारत सरकार ने वो भी कर दिया। मतलब वो उनको पढ़ना और समझना और अपने आप में आत्मसात कर लेना, अगर उनकी एक बात को भी लोग अपने अंदर आत्मसात करके उसको अपने जीवन में ढाल लेते हैं, उनका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ तो कई सारे उदाहरण हैं उनके, तो आज हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं उनका। इस चैप्टर में जो परिचय है, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका के संदर्भ में, तो परिचय है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ उन्होंने पहला सत्याग्रह किया जो सफल हुआ और वे 1915 में भारत आए, जो विश्व इतिहास के लिए एक प्रमुख घटना मानी गई। भारत आकर उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक ठहरो, स्थिति का अध्ययन करो और फिर आगे बढ़ो, जिसको इंग्लिश में वेट एंड वॉच कहते हैं। ठहरो, इंतज़ार करो, देखो और उसके बाद में एक्शन लेना है। तो उसी नीति को महात्मा गांधी जी ने अपनाया और उस समय के भारत की जो राजनीति रही उसका बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, और इसके लिए जब ये चीज़ उन्हें समझ में आई तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। यानी जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं, तब उन्होंने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया और उसका नेतृत्व किया 1919 में, और भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसके कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण भारतीय राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम में जो भेद होने शुरू हो गए थे वो फिर से एक हो गए और आपस में प्रेम हो गया और दोनों मिलकर अब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए। 1920 के सागर के रतौना आंदोलन में अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई।
यानी इस 1919 के खिलाफत आंदोलन की सफलता अगर बोली जाए तो उसका जो सफलता का पर्याय माना गया वो 1920 के सागर के रतौना में आंदोलन में दिखा, जब हिंदू मुस्लिम एकता पूरे जोशो खरोश के साथ दिखाई दी। 1920 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में अहिंसा एवं स्वदेशी विचारधारा का पर विशेष बल दिया। चौरी चौरा कांड में हुई हिंसा के कारण फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वे अहिंसा को मानते थे और उनके सभी आंदोलन अहिंसात्मक रहे। और जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि नेतृत्व वो कर रहे थे, आंदोलन उनकी उपज थी और उस परिस्थिति में हिंसा वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस लिया। बहुत दुखी हुए थे वो और उसके चलते उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने समस्त भारत में घूम घूम कर लोगों को चरखा चलाने, यानी अपनी स्वदेशी, चरखा चलाने का मतलब ये नहीं था कि आप चरखा चला के रोजगार लो, नहीं। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा जो कपड़ों का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि आप हमारे दिए हुए कपड़े पहनिए, हमारे जैसे कपड़े पहनिए, उनको करने के लिए, तोड़ने के लिए स्वदेशी अपनाने का विचार दिया। स्वदेशी वस्त्रों से शुरुआत की, तो चरखा चलाकर, सूत काटकर आप अपने लिए वस्त्र बनाइए, अपने समाज के लोगों के लिए वस्त्र बनाइए, ये काम आपको करना है, ये पूर्णतः स्वदेशी कार्य होगा। उसको उन्होंने बताया, स्वदेशी को अपनाने की बात बताई। अस्पृश्यता, जो छुआछूत और भेदभाव की प्रथा थी, उसको मिटाने की बात की। हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ाने की बात की, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वतंत्रता पाई नहीं जा सकती थी। इसलिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का भी प्रयास किया और 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह घोषित किया कि गांधी जी ने घोषित किया कि कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वराज होगा। और 1929 में ही सबसे पहले उन्होंने रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में यह घोषित किया कि अब कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वराज होगा। गांधी जी को जब लगने लगा कि अब जनता एक और आंदोलन करने को तैयार है, तब 1930 में गांधी जी ने दांडी नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे कि हिंसात्मक क्रांति से बचा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि उस समय अंग्रेज नमक को अपने कब्जे में ले लिए, हम लोगों को नमक नहीं मिलता था। तब जब वो नमक के क्षेत्र जब उन्होंने कब्जे में ले लिए, तब गांधी जी ने दांडी मार्च किया और नमक सत्याग्रह किया और समुद्र से नमक बनाना प्रारंभ किया। तो इस तरह से उन्होंने हर तरह से आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से देते हुए भारत को एकजुट करने का प्रयास किया ताकि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। गांधी जी का प्रत्येक कार्य एवं उनके द्वारा चलाए गए प्रत्येक आंदोलन के पीछे एक दर्शन निहित होता था, एक विचारधारा निहित होती थी, एक विचार निहित होता था, एक लक्ष्य निहित होता था और उसके साथ में एक उपदेश भी निहित होता था। जब असहयोग आंदोलन पूरी तीव्रता पर था, उसी समय गांधी जी ने चौरा-चौरी हत्याकांड के कारण आंदोलन वापस ले लिया। वे अपने उसूल के पक्के थे। उन्होंने कहा था कि मेरे आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। चौरी चौरा कांड में जब हिंसा हुई उस समय आंदोलन चरम पर था और अगर कुछ दिन और यह रहता तो आंदोलन सफल भी होता, परंतु वो आंदोलन की सफलता को नहीं देखे, वो अपने उसूल की बात सुने और तुरंत चौरी चौरा हत्याकांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उस समय वो हिंसा हुई थी, चौरी चौरा कांड में हिंसा हुई थी जो उनको कतई पसंद नहीं था। इससे कई समकालीन नेता असंतुष्ट हुए और उन्होंने गांधी जी के इस कार्य को उचित नहीं माना। निश्चित रूप से जब आंदोलन चरम पे होता है, आप उस समय आंदोलन वापस ले लीजिएगा तो बहुत लोग नाराज भी होंगे और नाराज होने का कारण यही था। ऐसे ही तमाम कार्यकलापों पर समकालीन नेताओं ने गांधी जी की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए। कुछ लोग जो कि गांधी जी को नज़दीक से जानते थे, उन्होंने गांधी जी के कार्यशैली की प्रशंसा भी की। निश्चित रूप से जो आदमी उसूलों पे चलता है,
अपने लिए एक नियम बनाकर चलता है कि हाँ मुझे इस नियम को पालन करना है, तो उसे कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। गांधी जी का उसूल था, मैं अपने आंदोलन में हिंसा नहीं करूंगा, सत्य बोलूंगा, हिंसा नहीं करूंगा और ना होने दूंगा, ना हिंसा बर्दाश्त करूंगा। उनके असहयोग आंदोलन में जब हिंसा हुई, वो अपने उसूलों के कारण आंदोलन को वापस ले लिए। इससे कुछ लोगों को नाराज़गी भी हुई, लेकिन जो लोग गांधी जी को समझ रहे थे कि ये उसूलों के पक्के आदमी हैं, हमेशा सच बोलने वाले आदमी हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि गांधी जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और इसलिए वो लोग उनको प्रशंसा करते थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। इसलिए निश्चित रूप से गुरु के प्रति शिष्य का और शिष्य के प्रति गुरु का एक स्नेह होता है। जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति गांधी जी का स्नेह ज़्यादा रहा, जिससे उनके कई समकालीन लोगों ने गांधी जी की आलोचना की, तो गांधी जी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप लाख आलोचना करिए, अगर वो सही हैं तो अपना काम करते रहेंगे, उनको आलोचनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि ताकत मिलती थी अपने काम को और मजबूती से करने की। एक तरफ आलोचक थे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो गांधी जी को चमत्कारिक व्यक्ति मानते थे। कुछ समकालीन अखबारों, ये अखबारों में है, गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक माना जाए, परंतु उस समय के कुछ अखबार ऐसा मानते हैं, ऐसा लिखते हैं कि गांधी जी के अंधभक्त लोगों की कई प्रकार की आकांक्षाएं स्वतः पूर्ण हो जाती थी, और जबकि उनके आलोचकों को कुछ प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता था, जो कि एक तरह से अंधविश्वास का ही ये मामला है। ऐसा कुछ नहीं था, गांधी जी बहुत सच्चे इंसान थे। तो लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना कि मानना है तो एकदम भगवान की तरह पूजने लगे, बस उसी तरह कुछ लोग उनको मानते थे। तो ईश्वर के कृपा कि उनके कुछ काम ऐसे ही बन जाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी आलोचना करते थे, उनके साथ में कुछ प्राकृतिक दुर्घटना हो जाती थी। तो इस चीज़ को उस समय के समकालीन अखबारों ने कहीं लिखा है, इतिहास इसको प्रमाणित नहीं करता है। गांधी जी पर अत्यधिक मात्रा में ऐतिहासिक साहित्य उपलब्ध है, बहुत है, हज़ारों की पुस्तकें मिल जाएगी गांधी जी को। आप पढ़ना चाहेंगे तो हज़ारों पुस्तकें मिल जाएगी गांधी जी पर। इन सब स्रोतों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने पर ही गांधी जी की कार्यशैली एवं उनके दर्शन को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। निश्चित रूप से पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें हैं, उनको अगर गांधी जी को पढ़ना है तो सभी को बहुत अध्ययन करना होगा वैज्ञानिक ढंग से, तभी हम लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो आज हम लोगों ने गांधी जी के परिचय के रूप में देखा। अब गांधी जी के बारे में नेक्स्ट हम लोग उनके जीवन के बारे में देखेंगे और गांधी जी के विचारों आदि के बारे में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।